शुरुआत आज कुछ इस तरह से करते हैं। एक ऐसे किले के बारे में सोचना है जो कांच, एल्यूमिनियम और चांदी से बना है। और मजेदार बात यह है कि इन कच्चे मालों की कीमतें तो शेयर बाजार की तरह रोज ऊपर नीचे होती रहती हैं। हाँ, वही तो। मतलब जरा सी चूक हुई नहीं कि सारा मुनाफा वहीं खत्म। लेकिन इस सब के बीच एक कंपनी 36% का भारी भरकम मार्जिन निकाल रही है। जो कि मतलब किसी जादू या साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। एकदम सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास 16 जनवरी 2026 के एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड के अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल के दस्तावेज हैं। जी। और सच कहूँ तो मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये दस्तावेज महज किसी एक तिमाही की बैलेंस शीट नहीं है। अच्छा, तो और क्या है ये? ये एक मास्टर क्लास है, एक ब्लूप्रिंट है जो ये बताता है कि भारत का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आखिर किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। और यही हमारा आज का मिशन भी है। हमें सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक भारतीय सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में काम कैसे कर रही है। सही बात है। तो चलिए सीधे उन नंबरों पर आते हैं जिन्होंने बाजार विश्लेषकों को भी चौंका दिया था। वह इस तीसरी तिमाही में ऑपरेशन से होने वाला उनका रेवेन्यू मतलब राजस्व 1152.3 करोड़ रुपए रहा। हम्म। और अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही से इसकी तुलना करें तो ये 118% की भारी भरकम वृद्धि है। ये आंकड़े वाकई गजब हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा रुक कर एबिटा मार्जिन को समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, समझाइए। तो ये मार्जिन लगभग 35.9% बैठता है। आसान भाषा में कहूँ तो टैक्स और अन्य कटौतियों से पहले कंपनी अपने ऑपरेशन से हर 100 रुपए की बिक्री पर लगभग 36 रुपए बचा रही है। 36 रुपए। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जहां मार्जिन अक्सर बहुत पतले होते हैं, ये तो एक असाधारण आंकड़ा है। वही तो। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट की बात करें, यानी सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी के हाथ में जो शुद्ध मुनाफा बचता है, तो वो 263.6 करोड़ रुपए है। जो पिछले साल के मुकाबले 166% ज्यादा है। मतलब हद है। जी बिल्कुल। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है उनकी ऑर्डर बुक। 9.3 गीगावाट्स की ऑर्डर बुक। हाँ। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस 9.3 गीगावाट के अंदर 4.5 गीगावाट का एक मल्टी ईयर टॉपकॉन सेल ऑर्डर भी शामिल है। मतलब ये कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जो आज आया और कल खत्म हो गया। एकदम सही। ये आने वाले कई सालों के लिए कंपनी के रेवेन्यू को सुरक्षित करने वाली एक तरह की गारंटी है। ये उन्हें वो विजिबिलिटी देता है जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। हाँ, जब आपको पता होता है कि अगले 2-3 साल तक आपका माल बिकना तय है, तो आप अपनी उत्पादन क्षमता को उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और क्षमता बढ़ाने की बात करें तो उन्होंने सुलीबेले में 2.5 गीगावाट की नई मॉड्यूल लाइन चालू की है। इससे उनकी कुल मॉड्यूल क्षमता 10.3 गीगावाट हो गई है। और मैंने पढ़ा कि देवनाली में 6 गीगावाट के एकीकृत सेल और मॉड्यूल सुविधा के लिए जमीन भी ले ली गई है। हाँ, ये एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। मुझे तो ये किसी बहुत ही लोकप्रिय रेस्टोरेंट की तरह लगता है। मतलब ऐसा रेस्टोरेंट जिसने ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखकर अभी नई टेबलें लगाई हैं, लेकिन नई टेबल लगने के बाद भी बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन कम ही नहीं हो रही है। ये तुलना काफी हद तक सही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रणनीतिक पेच है। वो क्या? अगर आप दस्तावेजों को ध्यान से देखें तो एमवीएन के कुल स्थापित मॉड्यूल क्षमता 10.3 गीगावाट है, जबकि उनकी सेल बनाने की क्षमता लगभग 2.94 गीगावाट ही है। रुको एक मिनट, इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? मॉड्यूल और सेल की क्षमता बराबर नहीं है? नहीं है। लेकिन सेल से ही तो मॉड्यूल्स बनते हैं ना? तो कोई कंपनी अपने मॉड्यूल और सेल की क्षमता को बराबर क्यों नहीं रखेगी? क्या ये कोई मिसमैनेजमेंट है? बिल्कुल नहीं। मैं बताती हूँ। ये इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इसका जवाब इन दोनों के निर्माण की प्रक्रिया के विज्ञान में छिपा है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? देखो, सेल बनाना एक बैच प्रोडक्शन है। इसे एक भट्टी की तरह समझें जिसे आप बार बार चालू या बंद नहीं कर सकते। ये मेड टू स्टॉक होता है। आप इसे लगातार बनाते रहते हैं और स्टोर करते रहते हैं। समझ गया। इसलिए सेल प्लांट को अपनी चरम क्षमता के 85 से 90% पर चलाना जरूरी होता है ताकि वो फायदेमंद साबित हो। अच्छा, तो सेल बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मॉड्यूल
उसका क्या? दूसरी तरफ मॉड्यूल बनाना मेड टू ऑर्डर होता है। मेड टू ऑर्डर मतलब जब डिमांड आएगी तब बनेगा? हाँ बिल्कुल। जब कोई डेवलपर ऑर्डर देता है तो उसकी खास ज़रूरतों के हिसाब से कि उसे कैसा फ्रेम चाहिए, कौन सा ग्लास चाहिए, मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं। इसलिए दुनिया भर में मॉड्यूल प्लांट औसतन अपनी क्षमता के 60 से 65% पर ही काम करते हैं, कंपनी जानबूझकर मॉड्यूल क्षमता ज्यादा रखती है ताकि वे अपने बनाए गए 100% सेल्स की खपत अपने ही मॉड्यूल्स में कर सकें। सही कहा ना मैंने? एकदम सही पकड़े हैं। वे अपने बनाए उच्च गुणवत्ता वाले सेल्स को बाहर सस्ते में बेचना नहीं चाहते। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपनी ही सप्लाई चेन को कंट्रोल करने का। मतलब वे अपने ही सबसे अच्छे ग्राहक बन गए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और पहेली है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। वो क्या? जब हम सोलर सेल बनाते हैं तो उसमें कच्चे माल के तौर पर चांदी और एल्यूमिनियम का बहुत इस्तेमाल होता है। होता तो है। आज ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं और प्रति मॉड्यूल लगभग 3 किलो एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल होता है। तो फिर कच्चे माल की इन बढ़ती कीमतों के बावजूद वो कंपनी 36% के करीब अपना मार्जिन कैसे बचाए हुए है? यहीं पर R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट का असली जादू सामने आता है। ये कोई बाजार का तुक्का नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? देखो, सोलर सेल की सतह पर सूरज की रोशनी से पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने और उन्हें तारों तक पहुंचाने के लिए सिल्वर पेस्ट का इस्तेमाल होता है। चांदी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है, लेकिन ये बहुत महंगी भी है। हाँ, जाहिर है। दस्तावेज बताते हैं कि एमवी ने अपनी तकनीकी R&D के जरिए प्रति सेल सिल्वर पेस्ट की खपत को सीधे आधा कर दिया है। आधा? मतलब सीधे 50% कम? ये कैसे संभव है? क्या उन्होंने चांदी की जगह कुछ और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? नहीं, सामग्री वही है लेकिन प्रोसेस बदल गया है। अच्छा। पहले एक सेल में 185 से 200 मिलीग्राम सिल्वर पेस्ट लगता था। अब उन्होंने उन्नत स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके उन चांदी के लाइनों को बहुत पतला लेकिन थोड़ा ऊंचा बनाना शुरू कर दिया है। ओह, ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी बेकर ने देखा कि केक को सजाने वाली क्रीम या फ्रॉस्टिंग बहुत महंगी हो गई है, तो उसने क्रीम की मात्रा आधी कर दी, लेकिन डिजाइन को इतनी बारीकी से बनाया कि केक का स्वाद और दिखावट दोनों पहले से भी बेहतर हो गए। बिल्कुल सटीक एनोलॉजी है ये। धातु की लाइनें पतली होने की वजह से सेल पर सूरज की रोशनी पड़ने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और चांदी कम लगने से लागत घटती है। गजब का दिमाग लगाया है। जी, आज की तारीख में इस R&D के कारण प्रति वॉट सिल्वर पेस्ट की लागत सिर्फ 2 सेंट्स रह गई है। यह सेल की कुल कीमत का लगभग 13% और मॉड्यूल की कीमत का महज 8 से 9% बैठता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि उनका लक्ष्य इसे 40% और कम करने का है। हाँ, ये उनका अगला कदम है। खैर, ये तो हुई तकनीक की बात जहां उन्होंने अपनी लागत बचाई। लेकिन मान लीजिए कल को एल्यूमिनियम या चांदी की कीमतें अचानक दुगनी हो जाएं या डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिर जाए, तब तो R&D भी एक हद तक ही बचा सकती है ना? क्या तब उनका मार्जिन नहीं गिरेगा? यहीं पर उनका बिजनेस मॉडल काम आता है। इसी जोखिम से बचने के लिए पास थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मॉडल का इस्तेमाल होता है। पास थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे काम करता है? एमवी के जो बड़े और प्रीमियम ग्राहक हैं, जैसे हीरो, क्लीनमैक्स, अयाना, इनके साथ कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकी डॉलर में तय होते हैं। और सबसे अहम बात, अगर काम के समय कच्चे माल की कीमतों में कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो वो अतिरिक्त लागत सीधे ग्राहक को ट्रांसफर कर दी जाती है। एक मिनट, मुझे इसे ठीक से समझने दीजिए। अगर कच्चा माल महंगा होता है तो उसका बोझ ग्राहक उठाएगा, कंपनी नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन कोई भी बड़ा ग्राहक जैसे हीरो या क्लीनमैक्स इस शर्त को क्यों मानेगा? वे सारा जोखिम अपने सिर क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ असली खेल क्वालिटी और एफिशिएंसी का है। ये बड़े डेवलपर्स जो सोलर पार्क बना रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट 25 से 30 साल तक चलने वाला है। लॉन्ग टर्म गेम है। बिल्कुल। अगर एमवी उन्हें ऐसे टॉपकॉन मॉड्यूल्स दे रही है जो पुराने मॉड्यूल्स के मुकाबले 25 सालों में कई मेगावाट ज्यादा बिजली पैदा करेंगे, तो उस अतिरिक्त बिजली से होने वाले मुनाफे के सामने उस कच्चे माल की शुरुआती कीमत का उतार चढ़ाव कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, तो वे उस प्रीमियम क्वालिटी के लिए वो जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। जी, वे जानते हैं कि लंबी अवधि में उन्हें ही फायदा होने वाला है। ये तो कमाल का विन विन सौदा है। कंपनी का मुनाफा सुरक्षित है और ग्राहक को बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल रहा है। चलिए,
मुनाफे और लागत के इस किले को समझने के बाद अब जरा बाजार की बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। भारत में आजकल DCR यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की बहुत चर्चा है। ये इस पूरी कहानी में कहाँ फिट बैठता? देखो, डीसीआर भारतीय सोलर बाजार का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि सरकारी सब्सिडी वाले कुछ खास सोलर प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसे मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करना होगा जिनके सेल्स भी भारत में ही बने हों। आत्मनिर्भर भारत वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, और एमवी के दस्तावेजों के अनुसार उनके वर्तमान काम में लगभग 40% हिस्सा डीसीआर का है और उनकी ऑर्डर बुक में ये 50% के करीब है। तो क्या इसका कोई फाइनेंशियल फायदा भी होता है? मतलब DCR और बिना DCR वाले मॉड्यूल्स की कीमतों में क्या सच में कोई अंतर होता है? जी हाँ, और ये अंतर बहुत साफ है। बाजार में डीसीआर मॉड्यूल्स की प्राप्ति लगभग 24 से 24.5 सेंट्स प्रति वॉट है। अच्छा। और अगर हम डीसीआर और बिना डीसीआर वाले मॉड्यूल्स के बीच के अंतर या स्प्रेड की बात करें तो ये लगभग 6 से 7 सेंट्स का होता है। ओहो, मतलब ये 6-7 सेंट्स का प्रीमियम सीधा कंपनी के मार्जिन में जुड़ता है? बिल्कुल, सीधा उनके मुनाफे में। अब यहाँ मैं इस पूरे आशावादी नज़ारे को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मैंने हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिनमें कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2028 तक भारत में 180 गीगावाट मॉड्यूल क्षमता और 140 गीगावाट सेल क्षमता स्थापित हो जाएगी। ये आंकड़े तो चर्चा में हैं। तो हर कोई अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है कि अगर सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कीमतें गिरेंगी। क्या ये कंपनियां एक बहुत बड़े ओवर सप्लाई के जाल में नहीं फंस रही हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और बाजार में कई लोग ये चिंता जता रहे हैं। लेकिन हमें घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को समझना होगा। वो कैसे? इसे अनाउंस्ड कैपेसिटी बनाम एक्सपीरियंस्ड कैपेसिटी कहते हैं। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि जो क्षमताएं घोषित की जाती हैं उनमें से कम 12 से 15% योजनाएं तो कभी जमीन पर उतरती ही नहीं है। मतलब सिर्फ अखबारों में छपने के लिए घोषणाएं होती हैं? कुछ हद तक हाँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मॉड्यूल असेंबल करना और सोलर सेल बनाना दोनों बहुत अलग खेल हैं। वो कैसे अलग हैं? दोनों सोलर पैनल का ही तो हिस्सा है। हाँ, लेकिन मॉड्यूल बनाना थोड़ा आसान है। ये लगभग लेगो ब्लॉक जोड़ने जैसा है। लेकिन सेल बनाना, ये तो एकदम सेमीकंडक्टर लेवल की मैन्युफैक्चरिंग है। आपको सिलिकॉन के बेहद पतले वेफर्स को संभालना होता है। थोड़ा भी क्रैक हुआ तो? वही बता रही हूँ, एक भी माइक्रो क्रैक या बाल के बराबर दरार आई तो पूरा का पूरा सेल खराब हो जाता है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि भले ही कोई नई कंपनी 10 गीगावाट का प्लांट लगाने की घोषणा कर दे, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले सेल्स बनाना उनके बस की बात नहीं होगी? एकदम सही समझे आप। सोलर डेवलपर्स 25 साल के प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे हैं। वो किसी ऐसी नई कंपनी के सेल्स पर दाव नहीं लगाएंगे जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ, रिस्क क्यों लेंगे वो? वे एमवी जैसी अनुभवी कंपनियों के पास ही जाएंगे जिन्हें न केवल इस जटिल प्रक्रिया की समझ है बल्कि जो तकनीकी रूप से सबसे आगे हैं। तकनीकी रूप से आगे होने की बात ने मेरा ध्यान खींचा है। दस्तावेज बताते हैं कि एमवी तकनीकी बदलाव में बाजार से काफी आगे चल रही है। जी बिल्कुल। वित्तीय वर्ष 2025 में उन्होंने 70% टॉपकॉन और 30% मोनोपर्क सेल्स बेचे। लेकिन वित्तीय वर्ष 2026 में वे 100% टॉपकॉन तकनीक पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अब जरा आसान भाषा में समझाइए कि ये मोनोपर्क और टॉपकॉन का क्या चक्कर है? टॉपकॉन में ऐसा क्या खास है? इसे ऐसे समझते हैं, पुराने मोनोपर्क सेल्स में एक खामी थी। जब सूरज की रोशनी सेल पर पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं तो धातु के संपर्कों के पास पहुंचकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह लौट जाते हैं या गर्मी के रूप में नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हाँ, इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इससे सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो फिर टॉपकॉन इस सिनिस्टर को कैसे सुलझाता है? टॉपकॉन, जिसका फुल फॉर्म है टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट, ये एक बहुत ही सूक्ष्म समाधान निकालता है। इस तकनीक में सेल के पीछे एक बेहद पतली टनल ऑक्साइड की परत लगा दी जाती है। ये परत क्या करती है? ये परत एक तरह के जादुई दरवाजे का काम करती है। ये इलेक्ट्रॉन्स को तो बाहर जाने देती है लेकिन उन्हें वापस अंदर नहीं आने देती। इस वजह से ऊर्जा का नुकसान लगभग खत्म हो जाता है और सेल ज्यादा बिजली पैदा करता है। वाह, ये तो सच में शानदार है। एक तरफ से रास्ता खुला है, दूसरी तरफ से बंद। और एक और शब्द जिसका जिक्र दस्तावेजों में बार बार हुआ है वो है G12R। ये क्या नई चीज है? G12R असल में सोलर सेल के आकार और फॉर्म फैक्टर का भविष्य है।
अभी तक बाजार में M10 जैसे आकार चलते थे जो एक सेल से लगभग 8.5 वॉट बिजली देते थे। G12R एक आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर बड़ा और अधिक उन्नत सिलिकॉन वेफर है। तो इसके बड़ा होने से क्या फायदा मिलता है? आकार बड़ा होने से सेल को सूरज की रोशनी सोखने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। साथ ही जब इन आयताकार सेल्स को एक पैनल में लगाया जाता है तो बीच में खाली जगह या डेड स्पेस बहुत कम बचती है। अच्छा, स्पेस का सही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि G12R प्रति सेल 11.5 से 11.6 वॉट तक बिजली दे सकता है और जब तक पूरा बाजार 2028 तक इस तकनीक की तरफ मुड़ेगा, MV इसमें पूरी तरह से स्थापित हो चुकी होगी। ये तो ऐसा है जैसे बाजार अभी जिस रेस के लिए जूते के फीते बांध रहा है वो कंपनी उस रेस का आधा रास्ता पहले ही तय कर चुकी है। सही कहा। लेकिन हम इस पूरे समीकरण में चीन को कैसे भूल सकते हैं? चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर उत्पादक है। हाल ही में मैंने सुना कि चीन ने अपने सोलर एक्सपोर्ट्स पर मिलने वाली छूट को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है। हाँ, पहले ये 18% थी और फिर घटते घटते अब इसे 0 बताया जा रहा है। तो इसका भारतीय कंपनियों पर क्या असर होगा? क्या ये नुकसानदेह है? अगर कोई भी ऊपरी तौर पर सोचे तो लगेगा कि चीनी माल महंगा हो जाएगा और ये बुरा है। लेकिन गहराई से देखें तो ये भारतीय निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। वरदान? वो कैसे? देखिए, भारत में पहले से ही चीनी मॉड्यूल्स पर 40% की भारी भरकम बेसिक कस्टम ड्यूटी लागू है। टैक्स तो है। इस 40% टैक्स के बावजूद चीन की सरकार जो एक्सपोर्ट पर छूट देती थी, उसकी वजह से चीन और भारत के मॉड्यूल्स की कीमतों में बहुत मामूली अंतर हुआ करता था। अच्छा, तो अब जब चीन की सरकार ने वो छूट खत्म कर दी है तो चीन के निर्माताओं की लागत तो बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी, और जब उनकी लागत बढ़ेगी तो वे उसे दुनिया भर के बाजारों में पास करेंगे। इससे चीनी मॉड्यूल्स और भारतीय DCR मॉड्यूल्स के बीच कीमतों का जो अंतर है वो और भी कम हो जाएगा। समझ गया। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय डेवलपर्स के लिए अब स्थानीय कंपनियों से ही मॉड्यूल्स खरीदना और भी ज्यादा आकर्षक और सस्ता हो जाएगा। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें, हाँ, तो कहानी सिर्फ ये नहीं है कि MV कुछ नए कारखाने लगा रही है। कहानी ये है कि वे एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही समरी है ये। R&D के जरिए सिल्वर पेस्ट कम करके वे लागत को मातते रहे हैं। टॉपकॉन और G12R के जरिए वे तकनीक में भविष्य को मुट्ठी में कर रहे हैं और अपने पास थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए वे ग्लोबल कमोडिटी बाजार के तूफानों से अपने मुनाफे को सुरक्षित रख रहे हैं। जी, और यही बात इस अर्निंग्स कॉल को इतना खास बनाती है। ये महज कुछ नंबर नहीं है, ये एक केस स्टडी है कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, दस्तावेजों में एक बहुत ही छोटी सी लाइन थी जिसने मेरा ध्यान खींचा और जिसने मेरे दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। अच्छा, वो कौन सी लाइन थी? वो लाइन थी BESS, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में। हाँ, वो हिस्सा तो सच में बहुत ही विचारोत्तेजक था। अर्निंग्स कॉल के दौरान जिक्र हुआ था कि हाल ही में भारत में सोलर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज के कॉम्बिनेशन वाले टेंडर्स महज ₹3.11 प्रति यूनिट पर आए हैं। ₹3.11? ये तो कोयले से बनने वाली थर्मल बिजली से भी सस्ती है। बिल्कुल। और वो भी तब जब हम ऊर्जा को दिन में बनाकर रात के लिए स्टोर कर रहे हैं। यही वो बिंदु है जहां हमें रुककर बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। अगर MV जैसी कंपनियां इतनी उन्नत तकनीक के जरिए भारी मात्रा में बिजली उत्पादन को सस्ता कर रही हैं और दूसरी तरफ बैटरी स्टोरेज की कीमतें जमीन पर आ रही हैं, तो हाँ, हम एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं जहां ऊर्जा लगभग मुफ्त होने वाली है। ये विचार ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। अगर कोई भी सोचे आज हमारे विकास की सबसे बड़ी रुकावट क्या है, हमारे डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार, हेवी मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ इस बात पे अटका है कि बिजली महंगी है या ग्रिड में कमी है। सही बात है। जब ये ऊर्जा की कमी कोई रुकावट ही नहीं रहेगी, जब असीमित और स्वच्छ ऊर्जा कौड़ियों के भाव मिलेगी, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी तकनीक और इंसानी सभ्यता के पूरे भविष्य को किस तरह हमेशा के लिए बदल के रख देगी। ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो इन वित्तीय दस्तावेजों की सीमाओं से बहुत आगे जाता है। अगली बार जब भी आसमान में चमकते सूरज को देखें तो इस बारे में जरूर सोचना चाहिए।